बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। क्या मौलाना फजल रहमान अगले सदर मुमलिकत पाकिस्तान होंगे और नवाज शरीफ किस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे? ज़ाहिर है फरवरी 2024 में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं से तो नवाज शरीफ ने इलेक्शन लड़ना है। तो किस हल्के का नून लीग ने इंतखाब किया है जहाँ से नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे? ये खुशो खबर है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर ये भी देखना है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो लड़ाई है ये कब तक चलेगी और कहाँ तक चलेगी। लेकिन इससे पहले दो मौज़ूआत हैं जिन पे हमने बात करनी है। एक तो फैज़ाबाद धरना केस आपके इल्म में है कि उसमें जो जजमेंट आई थी जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब और जस्टिस मुशीर आलम साहब की, उस पे इन्होंने नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर की थी काफ़ी एक, और वो मामला चल रहा है। अब वो मामला चल पड़ा है उस पर अमल दरामद की तरफ, क्योंकि सारी दरख्वास्तें तो वापस हो गई हैं। शेख रशीद साहब भी पेश हुए थे, तो उन्होंने कहा वो कस्में-कुस्में खा रहे हैं आजकल वैसे, बाहर निकल के अभी अल्लाह दी कसमें मैं खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ कि मुझे कोई फेंटा-शेंटा नहीं पड़ा जब मैं चिल्ले की हालत में था। और फिर ये भी उन्होंने बाहर निकल कर जनाब ये भी कसम खा के कहा कि जनाब वो दरख्वास्त जो है मैंने खुद ही दायर की थी, जो नज़रसानी की दरख्वास्त थी फैज़ाबाद धरना केस में, और वो मैंने खुद ही वापस ले ली है। तो बहरहाल अब कमीशन बन गया है, 3 रुकनी कमीशन है, और कमीशन में जो हैं वो 2 साबिक़ आईजी साहबान हैं और वो अख्तर अली शाह साहब साबिक़ आईजी हैं, उनकी सरबराही में कायम हुआ है, और ताहर आलम साहब साबिक़ आईजी इस्लामाबाद वो उसमें शामिल हैं, और खुशहाल खान जो एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला हैं, वो उसके मेंबर होंगे। तो वहाँ बड़ा एतराज़ किया गया। अबसार आलम साहब ने ख़ास तौर पे ये बात की कि जनाब ये तो कमज़ोर सा कमीशन है, तो पता नहीं आँखों में धूल झोंकने के लिए है या क्या है। ये साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को कैसे बुलाएगा, साबिक़ चीफ़ जस्टिस को कैसे बुलाएगा, इस तरह का उन्होंने एतराज़ जो किया, और बेंच ने कहा जनाब ये क़ब्ल-अज़-वक़्त है, ये ख़दशात पर मबनी है। उन्होंने कहा नहीं मैं हिस्ट्री की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ, जो माज़ी है हमारा, उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो अदालत ने ये कहा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कि देखें जनाब ये आंखों में धूल झोंकने के लिए है, कमीशन बनाया है हुकूमत ने, या फिर कोई तारीख रकम कर जाएगा। और फिर उन्होंने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि जनाब ये जो अबसार आलम साहब कह रहे हैं क्या किसी को कोई इस्तिस्ना दिया गया है इस इंक्वायरी से? तो उन्होंने कहा नहीं जनाब किसी को इस्तिस्ना नहीं दिया गया, जिसको चाहे जो ये कमीशन है ये तलब कर सकता है, शहादत तलब कर सकता है, उसका बयान कलम बंद कर सकता है। और फिर जो कानून है ना, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, उसके मुताबिक जो कमीशन होता है, जो वफाकी हुकूमत इंक्वायरी कमीशन तश्कील देती है, उसके पास गवाहों की तलबी वगैरह के हवाले से या मुतलका लोगों की तलबी के हवाले से उसके पास हाई कोर्ट के इख्तियारात होते हैं। और चीफ जस्टिस ने यह कहा भी है कि अगर कोई बंदा जिसको कमीशन तलब करता है, वो खदशात का जिसका इज़हार किया था अबसार आलम साहब ने, तो उन्होंने कहा अगर वो बंदा पेश नहीं होता तो उसके वारंट भी जारी किए जा सकते हैं। वो वारंट गिरफ्तारी जारी करके भी उसको तलब किया जा सकता है। उन्होंने जनाब कमीशन जो है वो 2 महीने में इंक्वायरी करेगा कि महरक़ात क्या थे, फैज़ाबाद धरने के पीछे कौन था, इस तरह के सवालात थे। और चीफ साहब ने ये कहा है, जो बेंच है 3 रुकनी उसने, कि इसमें एक जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं उनमें एक चीज़ और भी शामिल कर ली जाए, इस बात की भी इंक्वायरी करवाई जाए कि ये जो नज़रसानी की दरख्वास्तें थीं, ये किसके कहने पे दायर की गई थी? ये सवाल जो है बार-बार अदालत पूछती रही है। हुकूमत से भी पूछा, जो दीगर लोग आए थे शेख रशीद वगैरह और वो ज़िया हक़ के साहबज़ादे एजाज़ हक़ साहब, उनसे भी उन्होंने पूछा कि जनाब पहले क्यों? वो जी गलतफ़हमी की बुनियाद पे हमने फ़ाइल कर दी थी, हमने समझा था कि रिपोर्ट को गलत समझा था कि शायद हमारा नाम बीच में हो गया हुआ है, तो इसलिए हमने ये फ़ाइल की थी। तो फिर चीफ साहब ने ये भी कहा कि यार उस वक़्त आप जलाओ-घराव की बातें करते थे शेख रशीद साहब के हवाले से, तो अब फिर डट भी जाए ना, खड़े भी रहें ना, सच भी बोलें ना, पता सबको है, सच कोई नहीं बोल रहा। तो बहरहाल वो उन्होंने कहा जनाब 2 महीने के अंदर-अंदर इंक्वायरी मुकम्मल हो जाएगी, और 2 महीने बाद अदालत ने मामले को डिस्पोज़ ऑफ नहीं किया, छोड़ा नहीं है, हुकूमत पे नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा जनाब 2 महीने देख लेते हैं क्या करता है बेंच, सही इंक्वायरी करता है, सही नतीजे पे पहुँचता है, या फिर सिर्फ आँखों में धूल झोंकता है। तो उन्होंने कहा जनाब रिपोर्ट पेश की जाए, और फिर 22 जनवरी को अगले साल
इस केस की, यानी 2 माह बाद तकरीबन दोबारा इस केस की समाअत होगी। और जो बताने वाले हैं वो ये बता रहे हैं कि जो कमीशन है बज़ाहिर सिविलियंस पर मुश्तमिल, अदालत ने पूछा है वैसे कि वज़ारत दिफ़ा का बंदा को क्यों नहीं शामिल किया, सिविलियंस पर मुश्तमिल है, लेकिन पता ये चला है कि उसे मुकम्मल इख्तियार दिया गया है। ज़ाहिर कमीशन के जो अरकान हैं उनसे पूछा भी गया होगा, बात भी होगी किसी की, तो वो कहते हैं कि मुकम्मल इख्तियार दिया गया है कि वो जो दिल में आए जिसको चाहे बुला लें, वो फैज़ हमीद हो, जनरल रिटायर्ड हयात साहब हों, और फिर बाजवा साहब, उसका भी जिक्र है। वो जो धरना है उसमें ये भी लिखा हुआ है ना कि जनाब ये जो माहदा है ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की खुसूसी काविशों से जो है पाया तकमील को पहुंचा। और फिर फैज़ हमीद साहब के तो दस्तखत हैं उसके ऊपर। और ये जो फैज़ाबाद धरना केस है इसमें भी ये ऑब्जर्वेशन दी हुई है अदालत ने कि ये जो फौजी काम है ये अपने हल्फ की पासदारी करना इन पर लाज़िम है, ये सियासत में मुलव्वस नहीं हो सकते। हल्फ में लिखा हुआ कि हम सियासत में मुलव्वस नहीं होंगे। तो फिर ये जो एयरफोर्स, बहरिया और जो हमारी बर्री फौज है उनके सरबराहों को ये हिदायत की गई थी कि इस बात पे नज़र रखें और देखें जो लोग मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। जो अस्कर खां केस था, बड़ा पुराना केस, IGI वाला, आपको याद होगा कि IGI तश्कील दी गई थी तो फिर वो पैसे पूसे बांटे थे ISI ने, इस तरह की बातें शातें आपको याद ही होगा। 2012 में उसका फैसला हुआ था। तो उस वक्त भी अदालत ने यह कहा था, उस वक्त भी ये डिक्लेयर किया था कि जनाब फौज जो है या अदारे जो हैं या ISI जो है ये सियासत में मुलव्वस नहीं हो सकते, सियासी जोड़ तोड़ नहीं कर सकते, लोगों को सियासी वफादारियां तब्दील करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता इन अदारों की तरफ से। इस तरह की वो ऑब्जर्वेशन थी, वो इस तरह का हुक्म था। तो अब ये जो कमीशन बना है ना, वो मैंने अर्ज किया कि ये सिविलियंस पर मुश्तमिल कमीशन है और इंक्वायरी होनी है फौजियों की। तो फिर क्या ये कुछ कर पाएंगे? जो मेरी इतला है, मेरी इतला के मुताबिक जो ये एक सरप्राइजिंग चौंका देने वाली रिपोर्ट जो है उसकी तवक्को की जा रही है कि जनाब जो कहते हैं ना कि सिविलियंस बेचारे फौजियों से डरते हैं, इस तरह की बात नहीं होगी। इसमें कुछ ना कुछ निकलेगा, कुछ ना कुछ करके जाएंगे। और मैंने कल के व्लॉग में भी ये जिक्र किया था फैज़ हमीद साहब के हवाले से कि कहीं से कोई इशारा हो कि फैज़ हमीद साहब ने जो किया है माजी में, जिस तरह मनमानियाँ की हैं, उसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़े और कहीं ये फैसला हो चुका हो, बल्कि फैसला कहीं हो चुका हुआ है मेरी इतला के मुताबिक। अब देखें इसका नतीजा आगे जाके क्या निकलता है। और दूसरी जो खबर है वो साइफर केस वाली है। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी साहब की दरख्वास्त जमानत थी, वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं उन्होंने मुस्तरद कर दी है। अच्छा, अब आमिर फारूक साहब को निशाने पर रखा हुआ है PTI वालों ने। PTI वाले जो वर्कर हैं वो, और जो PTI के साथ मोहब्बत करने वाले सहाफ़ी हैं और कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने आमिर फारूक साहब को निशाने पर रखा हुआ है। जनाब आमिर फारूक साहब की अदालत में जो मामला जाता है वो इमरान खान के खिलाफ जाता है। और फिर गुल हसन औरंगज़ेब साहब की सरबराही में जो 2 रुकनी बेंच था एक खातून जज के साथ, तो उसमें उन्होंने जो साइफर वाला ट्रायल था जेल ट्रायल जो था जेल में, वो उन्होंने हुक्म इम्तनाई जारी किया। तो आज 16 नवंबर को उन्होंने मुतलका रिकॉर्ड वगैरह मांगा हुआ है कि उन्हें क्यों जेल में ट्रायल करना क्यों ज़रूरी है। तो ये आमिर फारूक साहब हैं, ये जो उन्होंने फैसला दिया है, आपको याद होगा कि इमरान खान की ज़मानत, साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानतों के हवाले से मैंने कहा था कि ये तयशुदा असूल है। जो मैंने देखा है बतौर कोर्ट रिपोर्टर कि जब चालान सबमिट हो जाए फिर चांस ख़त्म हो जाते हैं ज़मानत के, और अगर फर्द जुर्म आयद हो जाए और ट्रायल शुरू हो जाए फिर तो नामुमकिनात में से होता है कि ज़मानत हो जाए। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई मामला हो तो हो, लेकिन आमतौर पर जो ये ज़मानत की दरख्वास्त है ये खारिज हो जाती है। और मैंने ये भी अर्ज़ किया था उसमें, आपको याद होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अदालत ये फेवर कर देती है कि भाई मेरे अब ट्रायल शुरू है, तो हम ये कह देते हैं ट्रायल कोर्ट को कि जल्द से जल्द मामले को निपटा दिया जाए, और उसके लिए वही किया उन्होंने।
जो जज साहब हैं आमिर फारूक साहब, उन्होंने यही हुक्म जारी किया है, जो ट्रायल कोर्ट है साइफर केस की समाअत करने वाले जज हैं अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब, उनको हदायत की है कि 4 हफ्ते के अंदर अंदर ये ट्रायल जो है ये मुकम्मल किया जाए। और फिर जो इन्होंने जेल ट्रायल को चैलेंज किया हुआ है, उस हवाले से भी मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये ऑब्जर्वेशन दे दी है कि जो जेल ट्रायल होता है ये इन कैमरा नहीं होता, यानी ये बंद कमरे में समाअत नहीं होती। अगर जेल में ट्रायल हो भी रहा हो तो वो भी ओपन ट्रायल होता है। और उन्होंने हुकूमत को और जेल हकाम को ये हदायत की है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा की सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वहाँ कमरा अदालत में हाज़िरी जो है वो यकीनी बनाई जाए। उसमें सहाफ़ी भी हो सकते हैं, 5-5 बंदे उनकी फैमिली के मेंबरान जो हैं उन्हें तो पहले ही इजाज़त है कि वो जाके जो ट्रायल है वो देख सकते हैं कि हो क्या रहा है। और फिर उन्होंने ये कहा कि जनाब वो ये जैसा कि मैंने जिक्र ओपन ट्रायल होता है और ये शफाफ और ओपन ट्रायल जो है इसको यकीनी बनाया जाए। इस ऑब्जर्वेशन के बाद अब इसको जब आज डिवीज़न बेंच में जाएगा ये मामला गुल हसन औरंगज़ेब साहब की अदालत में, जिन्हें उन्होंने स्टे किया हुआ है, तो हुकूमत ये कहेगी जनाब वो तो अदालत ने कह दिया होगा ये ओपन ट्रायल है ही नहीं, ओपन ट्रायल ही है। और हदायत कर दी है हुकूमत को भी और जेल हकाम को भी कि जनाब जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंदर आ सकें और ओपन और शफाफ ट्रायल जो है वो यकीनी होता हुआ नज़र आए तो ऐसा कर लें। वैसे वो जो दूसरा केस है ना 190 मिलियन पाउंड वाला जिसकी समाअत जेल में हो रही है, तो जो मोहम्मद बशीर जज हैं उनकी सहाफ़ियों से एक दिन पहले बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जनाब ये नज़र आना चाहिए, सहाफ़ी अंदर मौजूद होना चाहिए। वो कहते हैं मैं कुछ ना कुछ करता हूँ कि ट्रायल के दौरान सहाफ़ी जो हैं वो जेल में कमरा अदालत में मौजूद हों ताकि जो गवाहियाँ आ रही हैं वो तो लोगों को पता चले ना कि क्या गवाहियाँ हैं। और इसमें जज साहब ने जो एक और बात की है मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की जो दरख्वास्त ज़मानत है वो मुस्तरद करते हुए उन्होंने कहा जनाब इन्होंने 248 का फ़ायदा जो है वो कहते हैं हमें दिया जाए। 248 ये है कि जो गवर्नर, सदर, वज़रा, वज़ीर आला वगैरह, वज़ीर-ए-आज़म, उनको ये इस्तिस्ना होता है कि जो अपने फ़राइज़ मनसबी के दौरान जो इक़दाम करते हैं वो कहते हैं उसको अदालत में नहीं ले जाया जा सकता, उसका ट्रायल नहीं हो सकता। वो कहते हैं हमें उसका उन्होंने ऑब्जर्वेशन दे दी है। ये इनके वकला जो मैंने पहले भी कहा था, वकला पता नहीं किस तरह के इनको मिले हुए हैं। तो पहली बात तो ये फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद बेल का जब चांस ही नहीं होता, ये मेरा ख्याल है कि सिर्फ प्रोपेगेंडा के लिए अदलिया के खिलाफ जनाब मौका मिल जाए, जैसे अब आमिर फारूक साहब के खिलाफ इन्होंने शुरू कर दिया हुआ है। तो ये एक जो नुक्ता उठा रहे हैं ये ट्रायल कोर्ट में उठाया जाने वाला नुक्ता है, जमानत में उठा दिया। और हाई कोर्ट ने पता क्या डिक्लेयर किया है, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि जनाब 248 का जो इस्तिस्ना है आइन के आर्टिकल 248 का, वो तो है सरकारी फ़राइज़ की अंजामदही का मामला हो तब। वो कहते हैं कि 27 मार्च को जब ये लहरा रहे हैं साइफर इमरान खान के हवाले कर रहे हैं, तो उस वक्त तो ये कोई सरकारी फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रहे थे। जलसा आम जो है उसमें जाना, खिताब करना, वो सरकारी फ़राइज़ की अंजामदही नहीं है। तो मामला तो ये। और फिर दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि जनाब ये इसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ा 5 लगी हुई है, सेक्शन 5, और फिर सेक्शन 9 लगा हुआ है। और सेक्शन 5 में वो कहते हैं इसमें तो जनाब उम्र कैद है और सज़ाए मौत है। और फिर साथ ही उन्होंने कहा जो सेक्शन 9 है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जज साहब ने भी आप ये कहा है, उन्होंने कहा कि जनाब जो सेक्शन 9 है वो ये कहता है कि अगर कोशिश की जाती है, यानी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जो जराइम हैं, अगर जुर्म की वकूअ पज़ीरी होगी तो ठीक है, अगर कोशिश भी की जाए, साजिश भी की जाए, तो उसे वही सज़ा मिलेगी जो जुर्म की वकूअ पज़ीरी पे, जुर्म के इर्तिकाब में मिलती है। तो वो कहते हैं 9 भी लगा हुआ साथ भाई साहब, तो ये तो बड़ा गंभीर किस्म का मामला है। तो अच्छा आमिर फारूक साहब पे ये कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है जो जज होते हैं वो तो पहले ही शीशे के घर में बैठे होते हैं, बहुत मोहतात होकर चलना पड़ता है। लेकिन जो गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं वो तो बड़े कमज़ोर से शीशे के घर में हैं। वो पत्थर मारने से बाकियों का टूटता होगा, उनको तो किंकर मारने से जो शीशे का घर है वो टूट सकता है। भाई सबसे बड़ी बात यह है कि उनके जो कज़न हैं, फर्स्ट कज़न मामूज़ाद भाई उमर अयूब साहब, वो पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल हैं। तो फिर उन पे ज़्यादा
इल्ज़ाम आना चाहिए ना। और वैसे भी इल्ज़ाम तराशे का ना यहाँ अजीबोगरीब मामला बना हुआ है। वो नवाज शरीफ ने वहाँ ये कह दिया है, वो हम आपको उसकी वो थोड़ी-सी आगे जाके सुना भी देंगे जो उन्होंने कहा है। खवातीन आती हैं, जलसा सुनती हैं और पुरअमन बैठती हैं और कोई वहाँ पे ये धमाल या कोई अपना नाच गाना नहीं होता। उन्होंने ये कह दिया जनाब जो हमारी खवातीन भी जलसों में आती हैं और वो पुरअमन बैठती हैं और इस तरह धमाल या नाच गाना नहीं करती। ये नाच गाना हमारा कल्चर नहीं है, ये पाकिस्तान का कल्चर नहीं है। तो इस पे अब तूफान बदतमीजी बर्पा किया हुआ है लिबरल्स ने, कुछ पीपल्स पार्टी वाले हमारे दोस्त भी शामिल हैं और पीटीआई वाले भी हैं। देखें जनाब खवातीन पर दूसरा हमला, वही खवातीन पर क्या हमला किया, यह क्या हमारा कल्चर है। वो जी शादी ब्याह पे ये मरियम गाने नहीं गाती थी अपनी बेटे की शादी पे, वो भाई मेरे वो घर की तकरीब थी, घर में बेटियां जो हैं वो शादी ब्याह पे मेहंदी मुंदी पे वो थोड़ा बहुत कर लेती हैं, लेकिन यहाँ सरेआम ये आप ही बताइए कि यह पाकिस्तान का कल्चर है। तो इसमें तनकीद वाली क्या बात है। उन्होंने एक बात कर दी कि हमारे कल्चर से मुताबिकत नहीं रखती ये चीज़, तो आप कह दें हाँ जनाब ठीक है, आप कह दें हमारे कल्चर में तो है। बात तो ये है ना, अगर आप तनकीद कर रहे हैं, किसी को जुटला रहे हैं, तो फिर वो काम करके दिखाएं, दिखाएं ना काम करके। अपनी खवातीन को निकालें अपनी पार्टी के वो जो जलसे जुलूस हो रहे हैं वहाँ वो ढोल धमक्का करें। पर तनकीद बराए तनकीद। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं जनाब मैं अपने वजारत खारजा के अमूर की अंजामदही जो मैंने की है वज़ीर खारजा के तौर पे, उसकी बुनियाद पर इलेक्शन लड़ लेता हूँ। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये अपने वज़ीर आज़म होने के नाते जो उन्होंने कारकर्दगी दिखाई है, यानी कारकर्दगी की बुनियाद पे इलेक्शन लड़ना चाहिए। ये वही बिलावल भुट्टो जरदारी हैं जो 1-2 महीने पहले ये कह रहे थे, हुकूमत जाने से पहले ये बात कर रहे थे कि सिंध को भी शहबाज स्पीड की ज़रूरत है। और पार्लियामेंट में ये कह रहे थे जनाब के जो शहबाज शरीफ हैं वो नून लीग से ज़्यादा हमारे वज़ीर आज़म हैं। अब ये कह रहे हैं जनाब वो उनकी कारकर्दगी की ज़रूरत थी, पहले इकट्ठे थे, अब कारकर्दगी पे बात आ गई और लेवल प्लेइंग फील्ड और पता नहीं क्या क्या बातें हो रही हैं। वो एम ही नहीं जैसे सोकना वाली लड़ाई, इस तरह की बातें चाहते हैं। और शहबाज शरीफ ने कहा जनाब वो मेरा छोटा भाई है, बस ठीक है मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, जो भी बातें चाहते हैं। तो अब ये लड़ाई कब तक चलनी है और कहाँ तक जानी है, ये बस यहाँ तक की लड़ाई रहनी है। बस एक ताने शाने देंगे पीपल्स पार्टी वाले और फिर इनके जो सफ़े अव्वल के जो कुछ लीडरान हैं या सफ़ा दोम के जो लीडरान हैं सफ़े दोम के, तो वो जवाब शवाब देते रहेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को और पीपल्स पार्टी वालों को। लेकिन नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ जो है वो उस हद तक नहीं जाएंगे कि जवाब देने बैठ जाएं। और फिर ये जो लड़ाई है ना, ये ज़बानी कलामी लड़ाई ताने शाने जो हैं पीपल्स पार्टी वाले, ये हैं सिर्फ 8 फरवरी तक। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद ना आपको ये सिनेरियो बिल्कुल तब्दील शुदा नज़र आएगा। आप देखेंगे जो नून लीग के अंदर मेरी बात हुई है वो ये कहते हैं कि जनाब नवाज शरीफ तो इस दफ़ा कुछ और ही सोच के आए हैं, इन सबको बिठाना है साथ। पीपल्स पार्टी भी बैठेगी, मौलवी साहबान भी बैठेंगे, जीडीए भी बैठेगी, एमकेएम भी बैठेगी और बलूचिस्तान में जो आप वो सारा कुछ लपेट के ले आए हैं, कोई 30 के करीब पहले दिन लोग शामिल हुए, फिर वो राजस्थानी वगैरह और दीगर जो लोग हैं उनके साथ भी मुलाकातें और वो यानी सारा कुछ ही जो भी बड़े बड़े सियासतदान हैं सारे नून लीग ने समेट लिए हैं। अब पहले पीपल पार्टी की नज़र थी उन पे और वो हमेशा देखते हैं कि जनाब हमें इक़्तिदार में हिस्सा मिलना चाहिए। इक़्तिदार में आने के लिए वो ज़ाहिर है उन्हें कोई सहारा चाहिए होता है, कोई जो भी आप कह लें उसको जो भी नाम दे लें। और वैसे भी वो इन्हीं की छतरी से उड़े हुए पंछी थे और इन्हीं की छतरी पे वापस आके बैठ गए हैं। तो वहाँ से तो ये सारा कुछ समेट के लिए है सियासी तौर पे, यानी ये अपनी तरफ से बलूचिस्तान में हुकूमत बना के बैठ गए ये नून लीग वाले। जनाब ये आप ये दावा कर सकते हैं कि जनाब पंजाब और बलूचिस्तान में हमारी हुकूमत होगी। और वो मैंने अर्ज़ कर रहा था पहले, वो बात इधर से उधर निकल गई कि इनकी प्लानिंग ये है नून लीग वालों की, नवाज शरीफ साहब की, कि जनाब सबको लेके कौमी मुफाहमत के तहत
आगे चलना है। और वो जो बात करते हैं ना इसाक डार साहब के ट्रुथ कमीशन और रिकन्सिलिएशन वगैरह के बाहमी फार्म ऑफ तफहीम के साथ कोई कमीशन वगैरह बन जाए, इस तरह की बातें शायद वो करते रहते हैं वो, तो वो नून लीग का भी वो ख्याल है। तो आप देखेंगे कि 8 के बाद ये पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है ये इकट्ठी बैठी हुई नजर आएगी आपको हुकूमत में। और अपोजिशन में क्या रह जाएगा? अपोजिशन में रह जाएंगे पीटीए के 5-7 अरकान, जो सिंध की बात कर रहा हूँ, सिंध में जो होंगे वो अपोजिशन में होंगे। वहाँ जो पीपल्स पार्टी वाले जीतेंगे, वहाँ जो नून लीग वाले जीतेंगे वो भी हुकूमत का हिस्सा होंगे सिंध में, और जो एमक्यू वाले होंगे वो भी हुकूमत का हिस्सा होंगे। अड़ी बड़ी तो करते रहते हैं लेकिन हुकूमत का हिस्सा होंगे। और फिर केपी में कोई मखलूत किस्म की हुकूमत की प्लानिंग है या इनका अंदाज़ा है कि वहाँ कोई मखलूत किस्म की हुकूमत बन जाएगी, मौलाना साहब और दीगर लोग जो मिलके। और सिंध का मैंने सूरत बता दी। और पंजाब में नून लीग वाले कहते हैं कि हमने सोलो फ्लाइट करनी है। और वैसे ये बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ को सोलो फ्लाइट का इख्तियार जो है वो हासिल है, या मिल गया हुआ है या दे दिया गया है, जो भी आप उसको नाम दे दें। और जो इनकी उड़ान के साथ शामिल हो जाएगा वो राज़ी रहेगा, और ज़ाहिर है हुक्मरानों की डार में शामिल हो जाएगा, और जो अलग होगा वो अलग रहेगा। और पीपल्स पार्टी को आप अलग ना समझें, एक बात। और दूसरी बात ये कि नवाज शरीफ की नाअहली की बात की जा रही है कि वो 2024 में इलेक्शन नहीं लड़ेगा। पहले ऐसी ही बातें थी, ऐसे कुछ मामला थे कि हमजा, मरियम और नवाज शरीफ के पास कोई बड़ा ओहदा यानी वजारत आला या वजारत उज़्मा नहीं होगी। लेकिन बाद में मामला कुछ और तरफ चले गया। मैंने सोलो फ्लाइट की बात कर दी है कि सोलो फ्लाइट की भी जो इजाज़त है या इख्तियार है वो दे दिएगा, और सबको समझ है इस बात की, इसीलिए चीखें निकल रही हैं। तो अब जो नवाज शरीफ साहब हैं वो नाअहली का मामला जल्द, जो उनकी 2 अपीलें पड़ी हुई हैं उनके फैसले के लिए ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसी वक्त भी उठाया जा सकता है। और ये कह ये रहे हैं कि अगले इलेक्शन से पहले यानी कागजात नामजदगी दाखिल होने से पहले नवाज शरीफ की जो अपीलें हैं उनका फैसला हो जाएगा। और ये समझ रहे हैं, इनके वकला ये समझ रहे हैं कि वो अपीलें मंजूर हो जानी हैं और वो फैसले जो हैं वो कलअदम हो जाने हैं। तो अब इन्होंने लाहौर में जो हल्का चुना है वो जो पहले 120 हल्का होता था ना, अब हो गया है 119। लाहौर की जो नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियाँ हुई हैं, लाहौर की एक नशिस्त जो है कौमी असम्बली की, उसमें उसका इजाफा हो गया होगा। पहले होती थी कौमी असम्बली की 13 नशिस्तें लाहौर में, अब हो गई हैं 14। तो ये नवाज शरीफ साहब जो हैं, जो वो वहीद आलम वाला जो हल्का है 119 अब बन गया, पहले 120 होता था, ये वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे मियाँ नवाज शरीफ। वैसे तो वो कहते हैं अब सारा लाहौर ही मियाँ साहब का है, जहाँ से मर्जी लड़ लें, लेकिन जो मेरी इतला है उसके मुताबिक हल्का जो 119 है अब नया हल्का, पहले 120 होता था, वहीद आलम वाला जो हल्का है, वहाँ वो इलेक्शन लड़ेंगे, वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे मियाँ नवाज शरीफ साहब। और ये पूरा उम्मीद है कि जनाब वो मामला जो हैं कि नाअहली शैली वो ख़त्म हो जाएगी। नून लीग वाले कहते हैं पीटीए वालों के साथ तो खैर हमारा तो हाथ से दाँत बनता ही नहीं है, वो तो मुखालफत है। और 8 फरवरी तक जो सियासी मुखालफत रहेगी वो पीपल्स पार्टी के साथ रहेगी, बाकी जितनी भी जमातें हैं वो सब हमारी इत्तेहादी होंगी। अब आगे जाके पता चल जाएगा कि किस हद तक इस दावे में सदाकत है। जो मुझसे बात की है लोगों ने, वो उसमें सदाकत आएगी नज़र, देखें आगे जाके पता चल जाएगा। और दूसरा, मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से ये लाहौर में बातें हो रही हैं नून लीग में कि मौलाना फजल रहमान साहब अगले सदर हो सकते हैं पाकिस्तान के, और उसके लिए कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कोई बैरूनी जो कबूलियत होती है शख्सियत के हवाले से, उसका कुछ मौलाना साहब कहते हैं कि लगे हुए हैं कि जनाब मैं वो सदर नहीं हूँगा जो आप समझ रहे हैं, मैं आइनी सदर हूँगा। और दूसरा कुछ खौफ भी है कि जनाब जिसका कुछ स्टेक पे हो ना, यानी थोड़ा सा कमज़ोर बंदा हो और वो आपकी जमात का ना हो। अगर आपकी जमात का तो फिर तो और बात है ना, अगर किसी दूसरी जमात से आप बंदा ले रहे हैं सदर के लिए तो फिर कमज़ोर बंदा देखा जाता है कि जनाब खानापुरी के लिए उसको सीट दे दें और सबसे बड़ी सीट दे दें, सबसे बड़ा ओहदा दे दें, यानी जो प्रोटोकॉल में नंबर 1 है
पाकिस्तान में जिन हेड ऑफ द स्टेट जो है वो ओहदा अगर देना है, तो फिर उस बंदे को अब बहुत कुछ स्टेक पे है। आरिफ अलवी साहब का और काबू आए हुए हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। तो मौलाना साहब तो किसी वक्त भी कुछ भी करके जा सकते हैं, वो ठोकर मार के चले जाए सदारत को। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो मौलाना साहब के साथ तय होना बाकी हैं, और मौलाना साहब को भी ये बात समझ में जहन में रखनी चाहिए कि ये इस तरह के तफज़ात हैं। मे भी वो मौलाना के सामने ऐसी बात ना कर पाते हों, लेकिन ऐसी बातें सोची जा रही हैं। ये जमीयत उलमा इस्लाम वाले जो फजल रहमान ग्रुप है ना, उसको ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए। वैसे मामला क्लियर है मौलाना के नवाज शरीफ के साथ, बस कुछ ऐसे ही तफज़ात हैं, तो उस पर देखें आगे जाके क्या बनता है, क्या नतीजा निकलता है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाक़ के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।